25 अरब के करीब वो रकम जिनको प्रमोट कर दिया गया। वो यही निचला तबका है जो पिछले 4 साल से पास नहीं हुआ, अब वो ऊपर आ गए, ऑटोमेटिक पास हो गए, प्रमोट कर दिया ना जी उन्हें। अल्लामा इकबाल साहब ने एक शेर कहा था, वो कुरान करीम की आयत का उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से शेर में ढाला कि खुदा ने आज तक ऐसी कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत बदलने का। तो खुदारा अब कौम बन जाएं और अपनी हालत को बदलने के बारे में सोचें, और तो इसी में बका है। नहीं तो ऐसा होगा कि खुदा न खासा कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा नाम भी ना हो दास्तानों में। तो हमारे प्रोग्राम को देखिएगा, अगर आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आए तो उसको शेयर कीजिएगा। तमाम तलीमी इदारों से मुंसलिक लोग जो हैं इसको शेयर करें, ताकि ऐसे लोग जिनको इन बातों का नहीं पता, जो अभी सवालात के जवाब मियां साहब ने दिए हैं, उन तक ये पहुँचे। लाहौरी तड़का चैनल की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें, ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस बआसानी पहुँच सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अमीन राजा, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल लाहौरी तड़का। लाहौरी तड़का के तमाम देखने वालों को आज एक अहम मौजू की तरफ हम लेके जाना चाह रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब से कोरोना वायरस की वबा पाकिस्तान में दाखिल हुई है, उस वक्त से हमारे तमाम तलीमी अदारे बंद हैं। तलीमी अदारे बंद होने की वजह से बेशुमार इशूज़ खड़े हुए। हमारे बच्चों को स्कूल बंद करने की वजह तो ये थी कि हमारे बच्चों में कोरोना वायरस मुंतकिल ना हो, उनकी हिफाजत। लेकिन जो इशूज़ खड़े हुए, सबसे पहले आजकल फ़ीसों का इशू बहुत चल रहा है। प्राइवेट स्कूल्स फ़ीसें मांग रहे हैं और लोग फ़ीसें देने के लिए भी आमादा नज़र नहीं आ रहे हैं, एक ये इशू है। इसके अलावा ऑनलाइन तालीम देने का इशू पाकिस्तान में है, जहाँ और उसके बाद ऑनलाइन सिस्टम जो सरकारी तौर पे है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कजियां हैं, इनको कैसे दूर किया जा सकता है। और पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में और भी जितने भी मसाइल हैं, आज उन सबको डिस्कस करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में जिस शख्सियत को दावत दी है, नौजवान नस्ल के ये एक जाने माने और इस वक्त बहुत तेज़ी से उभरते हुए स्कॉलर हैं। इसके अलावा तलबा तंजीमों के कोई भी मसले मसाइल हों, किसी भी मौजू पे जब इनको पता चला कि यहाँ पे हमारे साथ ज़्यादती होने वाली है, तलबा तंजीमों को जब पता चलता है और एहतजाज करने के लिए जब भी वो सड़क पे आई हैं या किसी जगह पे पहुँची हैं, तो मियां दानिश लाहौरी साहब को उन्होंने अपने फ्रंट लाइन पे पाया, आप सब ने देखा होगा। तो इस वक्त हमारे साथ मियां दानिश लाहौरी साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के बारे में बात करेंगे और इनसे अपने तमाम जो सवालात हमारे जहन में हैं या आपके जहन में, उनके जवाब चाहेंगे। सबसे पहले हम मियां दानिश लाहौरी साहब को अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मियां साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। सबसे पहले तो ये है, लोग आपको देख रहे हैं और लोग आपसे बेशुमार सवालात करना चाह रहे हैं जो उनके जहन में है, लेकिन मैंने अपने तय जो सवालात तैयार किए, शायद कुछ ऐसे हों जो रह जाएं, लेकिन मैंने अपने तय कोशिश की है कि तमाम लोगों के सवालात ऐसे आपके सामने पेश किए जाएँ, और मुझे पता है, मुझे यकीन है कि आप उनके जवाबात बड़े एहसन तरीके से देंगे। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि हमारा जो मज़हब है, हमारा इस्लाम, इसमें तालीम की अहमियत पे थोड़ा सा रोशनी डालें इस पर। सबसे पहले अमीर राजा साहब, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म का आपका बड़ा ममनून हूँ। आपने चंद एक लोगों की बात नहीं की, आपने 5 करोड़ शहीदों की बात की है। आपने उनके हक़ में आवाज़ उठाने के लिए इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं दुआ गो जनाब दिल से अल्लाह बरकत दे, अल्लाह आपको इस प्रोफेशन में, इस विज़न में, इस मिशन में कामयाबी अता फरमाए इंशाअल्लाह। आपका पहला सवाल ही बड़ा खूबसूरत है। आपने दीन से आगाज़ किया, इस्लाम से आगाज़ किया कि इस्लाम हमें क्या कहता है। मुझे यहाँ अपने मुर्शद करीम हज़रत इल्लामा मोहम्मद इकबाल का माशाल्लाह एक शेर याद आ गया। आप कहते हैं कि हैरत है तालीमो तरक्की में है पीछे, हैरत है तालीमो तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज़ इकरा से हुआ था। हम उस कौम से हैं, हम उस कबीले से हैं जिस कबीले का आगाज़ इकरा से हुआ है, और हमें इस बात पे बड़ा मान है, बदकिस्मती से एक ऐसे मुल्क से हूँ, ऐसी कौम से हूँ जिसका निज़ाम तालीम आज से नहीं, जब से ये वजूद में आया तब से ही ख़राब है। लेकिन आपका सवाल इस्लाम के मुतल्लिक है। मैं ये समझता हूँ कि यसरब कभी भी यसरब से मदीना ना बनता। मदीना बना इसलिए यसरब क्योंकि वहाँ सबसे पहले हजूर करीम लजपाल आका ने सूफा यूनिवर्सिटी का आगाज़ किया, जिस यूनिवर्सिटी से 1,24,000 से ज़ायद सहाबा ने तलीम हासिल की, और वहाँ से उस सूफा यूनिवर्सिटी से जो मदीना का आगाज़ है वहाँ से होता है।
यसरब क़यामत तक यसरब रहता। बेशक ऐसे ही। यसरब मदीना बना ही इसलिए था, उसकी सबसे बड़ी वजूहात ये थी कि वहाँ सूफा यूनिवर्सिटी का आगाज़ किया गया। इस्लाम कहता है कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोर तक, हाँ, कब्र तक जो है वो इल्म हासिल करो। इस्लाम तो ये कहता है कि जब तुम जंगी कैदियों को गिरफ़्तार करो तो उनसे पैसे नहीं लेने, उनको सज़ा नहीं देनी, बल्कि उन्हें ये कहो कि हमारे बच्चों को इल्म दो, हम तुम्हें आज़ाद करते वाह हैं। वाह, सुभान इस्लाम अल्लाह। तो ये कहता है। बेशक बेशक। और उसके बाद इल्म हासिल करना ये भी एक बड़ी अहम बात है, लेकिन इल्म को ट्रांसफ़र करना ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है, ऐसे ही। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत के दिन दोज़ख में सबसे निचले गड्ढे में वो लोग होंगे जो इल्म तो रखते होंगे लेकिन इल्म ट्रांसफ़र नहीं करते होंगे। वाह 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 वाह। अब आपका जो प्रोग्राम है वो मेरे तवस्सुल से, आपके तवस्सुल से, हमारा और आपका जो इल्म है इंशाल्लाह। वो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अपने इस हज़ारों व्यूज़ तक पहुंचा रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। और उसके बाद मुझे एक बात याद आ गई, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा, आपने फरमाया कि मैं तसव्वुफ़ की इस मंजिल पर जहाँ मैं फ़ाइज़ हूँ, यहाँ मैं कभी फ़ाइज़ ना होता अगर मैं लोगों में इल्म आम ना करता। आम ना करता, वाह वाह। इल्म हासिल करना और है, इल्म को आम करना और है। इस्लाम का जो नज़रिया तालीम है वो आपने पेश किया बहुत अहसन तरीके से और बहुत सादा लफ्ज़ों में लोगों को समझ आ चुकी है जिनको नहीं पता था। तो दुनिया इस वक्त जो दुनिया है ये तालीम को कैसे देख रही है? अमीन साहब, दुनिया तो एक गोरे ने कहा था, गोरा कहता है कि अगर किसी कौम को तबाह करना चाहते हो तो उससे असला नहीं लेना, आपने सिर्फ उससे किताब ले लो, आप उसे तबाह कर देंगे उस कौम को। मेरे उस्ताद ने एक मरतबा मुझसे ये बात कही, मुझे कहने लगे कि अगर मैं तुम्हें चाहूँ तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने जलील कर दूँ, मैं इतनी पावर रखता हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने कहा, मेरे उस्ताद ने मुझे क्या कहा है? वो कहता है कि मैं अगर चाहूँ तो तुझे पूरी दुनिया के सामने जलील कर दूँ। वाह वाह। यानी कि उस्ताद एक ऐसा पावरफुल इंसान है बेशक कि अगर वो चाहे तो आपको हीरो बना दे, अगर वो चाहे तो आपको जलील कर दे। उस्ताद एक ऐसी ताकतवर शख्सियत है, वो चाहे तो एक कौम पैदा कर दे, चाहे तो उस कौम को किसी कूड़े के कचरे के ढेर में साइड में फेंक दे। उस्ताद इतनी बड़ी ताकत है। और हजरत जो दुनिया है, कनाडा जो है वो नंबर 1 पे है एजुकेशन के हवाले से। 50% अबव उनकी आबादी जो है वो एजुकेशन तालीम याफ्ता है। कनाडा के बाद फिर उसके बाद हम देखते हैं यूएसए आ जाता है, इंग्लैंड आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, इनके नंबर्स आते हैं। पाकिस्तान तो मुझे 10 क्या 20 क्या 30 क्या 40 के नंबर्स में भी नज़र नहीं आता, कहीं नज़र नहीं आ रहा, कहीं नज़र नहीं आता। बाहर की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को लोन देती हैं, कर्जा देती हैं, वो कहते हैं कि आप इल्म हासिल करें, हाँ। जब बाद में आप कमाएंगे तो आप उसमें हमें लौटा देते रहिएगा। लेकिन पाकिस्तान में तो जो फीसिस हैं स्कूल्स के बस में नहीं है, वो बच्चों को लंच बॉक्स भी स्कूल ही दे और कहे कि यही लंच बॉक्स इन्हें दिया जाएगा, घर से बच्चा खाना नहीं ला सकता। वो बच्चे के लिए से खरीदना है, आपने विटामिन पूरे नहीं करता वो। हाँ, वो हम ही से खरीदता है, किताबें भी हमसे, कापियाँ भी हमसे, और अब घर का आपका आटा भी शायद ठीक नहीं घर का, वो भी हमसे ले, वो भी हमसे ले। अच्छा मियां दानिश साहब, पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम, अभी आपने कहा कि मुझे पाकिस्तान दुनिया के 30वें 40वें नंबर में भी कहीं नज़र नहीं आ रहा जहाँ तालीम याफ्ता लोगों में, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इस निज़ाम की तबाही का जिम्मेदार कौन है? सियासतदान है या कोई और? तो एक बात याद है कि एक MPA साहब एक गवर्नमेंट स्कूल में गए और उन्होंने जाकर कहा कि ये आपने क्या हाल बना रखा है बच्चों का, ना आपके टीचर्स आ रहे हैं, ना आपका सिस्टम चल रहा है, और ना बच्चे ये कहाँ हैं, कोई बाहर है कोई अंदर है। तो मास्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा, मैं मास्टर साहब बाद में हूँ, पोलिंग बूथ में प्रिजाइडिंग ऑफिसर पहले हूँ, मुझसे वो काम भी लिया जाता है, मुझसे वो काम भी लिया जाता है। हजरत साहब आपने 5 साल बाद दोबारा मेरे पास आना है। जी जी, तो ज़रा मेहरबानी करके ना ज़रा संभल के बोलिए ताकि बाद में आप ज़रा संभल के आ सकें। हाथ थोला रखो। हाँ, हाथ थोला रखो। असी तानू अगे ले आना है, हमारे गिनती के वोटों पे आपने आगे आना है। ऐसे ही है, जो हम गिनेंगे वही आगे माना जाना है। ऐसे ही है। तो ज़रा आप संभल के बात करें। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये सियासतदान, ये मौजूदा हुकूमत जो है ये हमेशा ये कहती रही है कि ये जो वडेरा सिस्टम है, ये सियासतदान ये चाहते ही नहीं है
कि लोगों में तालीम आम हो, क्योंकि जब तालीम आम होगी तो वो हक लेना जानेंगे। बिरयानी की प्लेट पे कम और शऊर पे ज़्यादा वोट दिया जाएगा। वो ये चाहते ही नहीं है कि तालीमी निज़ाम बेहतर हो, ताकि जो उनका वोट है उनको सही तरीके से उनके हक तक पहुँच पाए। दुनिया इस वक्त बहुत तरक्की कर चुकी है और हमारा अभी तक अभी जो आपने बताया कि सिस्टम क्या चल रहा है सरकारी स्कूलों में, दुनिया इस वक्त ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ़ करवा चुकी है। और कब से दुनिया में ये ऑनलाइन सिस्टम से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? जनाब आप हैरान होंगे, 1960 से 1960 से 1960 से है। सबसे पहले CBD के नाम से कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम को मुतारफ़ करवाया गया अमेरिका से। फिर 1964 में ये भी अमेरिका से है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मुतारफ़ करवाया। फिर 1970 से है ILP के नाम से। ILP के नाम से ये ऑनलाइन सिस्टम था। इसका काम ये था कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन वेबसाइट के ज़रिए डाटा दिया जाता था। बाद में स्टूडेंट जो है ये डाक के ज़रिए अपने उस्ताज़ा से, टीचर से रब्ता करता था। बहुत अच्छे। और उसके बाद फिर लंदन आ जाता है, इसने जो है ओपन यूनिवर्सिटी से आगाज़ किया और दुनिया तो 1960 से है इस काम में। ये दो किस्म के ऑनलाइन सिस्टम है। एक है वेबसाइट है जो कि एक बने बनाए प्रोग्राम को मुतारिफ़ करवा देता है अपने वेबसाइट पे। किसी भी किस्म के आपको लेक्चर, जैसे आज हमारा लेक्चर है, ये आपको वेबसाइट पे यूट्यूब पर मिल जाएगा। एक है ट्यूशन, ऑनलाइन टीचर बैठ के ऑनलाइन लाइव जो है वो टेलीकास्ट करता है, लाइव लोगों को, बच्चों को पढ़ाता है। जो लाइव है ना जी, वो बच्चों को फ़ायदा है, क्योंकि लाइव जो प्रोग्राम है उसमें बच्चे लाइव क्लास में, ऑनलाइन क्लास में बच्चे अपने उस्ताद से क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, उन्हें पता चलता है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि किब्स जैसा अपने आप को सिकंदर कहने वाला तालीम का इदारा, जो अरबों रुपया पाकिस्तान से उठा के दुबई ले गए हैं, और वो इदारा भी ऑनलाइन सिस्टम देने से कासिर है पाकिस्तान में किब्स की बात करूँ। और उन लोगों ने भी एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम जो हैं वो अपनी वेबसाइट की जीनत कर दी है। वो बच्चा घर में बैठ के ऑनलाइन देखता है, वो बस देखता ही रह जाता है कि मास्टर जी क्या कर रहे हैं, और वो सुनता है, और जो उसे समझ आए वो अपनी नोटबुक पे उतार देता है, जो ना आए वो फिर ऊपर से उतर जाता है। जो सवाल उसके ज़हन में उठ रहे हैं उनके जवाब देने के लिए कोई बंदा नहीं बैठा, कोई बंदा नहीं बैठा, वो जो मर्जी करे वहाँ बैठा, कोई बंदा नहीं बैठा। अच्छा, पाकिस्तान में ये ऑनलाइन सिस्टम कैसे बेहतर हो सकता है आपके ख्याल में? जनाब पिछले दिनों में मेरी NMGA जो ग्रुप है अकेडमी का, नवीद मजीद का, प्रोफेसर नवीद मजीद साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि सबसे पहले अपने इंटरनेट को ये स्ट्रॉन्ग करें। अच्छा। 5G मुतारफ़ करवाएं, फिर उसके बाद उस्ताज़ा की ट्रेनिंग करवाएं। हाँ जी। अब उस्ताज़ा को नहीं बता कि क्या करना है, हाँ, इसको यूज़ कैसे करना है। आप यकीन कीजिए, पंजाब यूनिवर्सिटी की एक ऑनलाइन क्लास में ले रहा था और प्रोफेसर साहब जो हैं वो ऑनलाइन बैठे हैं। अचानक उन्हें एक प्रॉब्लम आ गई ऑनलाइन क्लास में, और वो अब अपनी बेटी को आवाज़ दे रहे हैं कि बेटा बात आगे चेक करो, सिस्टम चेक करो, आगे लैपटॉप मेरा चेक करो। बच्चे कह रहे हैं मुझे आवाज़ नहीं आ रही, और वो बेटी माशाल्लाह काम कर रही है, जाहिर सी बात है वो बेटी है। वो काम छोड़ के जब तक आई, 30 मिनट का लेक्चर था, लेक्चर ओवर हो गया। ओहो, वो लेक्चर ओवर हो गया। ये पंजाब यूनिवर्सिटी का हाल है जी। पंजाबी में कहते हैं स्टीयरिंग ड्राइवर, जिसको गाड़ी चलानी आती है लेकिन गाड़ी में फॉल्ट क्या है ये नहीं खुद से पता नहीं चला सकता। तो उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा जी अब हमने 100 MB इंटरनेट की जो स्पीड है वो अपने इस सिस्टम में मुतारिफ़ करवाई है अपने एकेडमी में। अब ये हर बंदा नहीं लगवा सकता 5G। अब जो निजी अदारे हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके इंटरनेट बिल जो हैं उनमें छूट दी जाए, यूटिलिटी बिल्स में उनको छूट दी जाए, और उनके जो मामलात हैं उनमें रायत की जाए। और मिनहाज जो इदारा है वो नंबर 1 पे आया है ऑनलाइन सिस्टम में, प्राइवेट में। और उसके बाद जो मैंने अभी तक देखा है वो नवीद मजीद एक ग्रुप है जो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है। किब्स ऐसा इदारा भी नहीं दे सका जनाब, बदकिस्मती है। मिनहाज अदारा डॉक्टर तारुक कादरी साहब के जो जी बिल्कुल डॉक्टर तारुक कादरी साहब का जो इदारा। अच्छा, ये सब एक रवायती एजुकेशन है जो चलती आ रही है और अभी ऑनलाइन सिस्टम है, तो इन दोनों में से आपके ख्याल में बेहतर कौन है, कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेहतर है? जनाब 2018 में टाइम्स ने सर्वे किया था एक, मुझे याद है मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी है। उन्होंने सर्वे के मुताबिक ये बताया कि रवायती एजुकेशन जो सिस्टम है वो बेहतर है, ऑनलाइन सिस्टम बेहतर नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो सर अगर बेहतर हो भी जाएं
बिलफर्ज बेहतर होगी, लेकिन वो आप सबके लिए बेहतर नहीं कर सकते। अब पिछले दिनों में मुझे एक मेडिकल स्टूडेंट ने रब्ता किया, जो मैंने लास्ट कॉलम लिखा, उसके बाद उन्होंने रब्ता किया, कहता दानिश भाई आप ऑनलाइन क्लासेस पे बात कर रहे हैं, ये अगर बेहतर हो भी जाएं तो कैसे बेहतर हो सकती हैं? हम लोग जो हैं डॉक्टर्स, जो लोग हैं जो डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं, अगर उन्हें हम ऑनलाइन क्लासेस दे के ऑनलाइन पेपर ले लें उनके, तो मामला ये है जनाब कि उनकी वार्ड्स नहीं होंगी, उनकी मॉडल्स नहीं होंगी। अब इन दोनों लफ्ज़ों को मैं थोड़ा सा डिटेल कर दूं। वार्ड्स ये है कि जब हम मेडिकल के स्टूडेंट्स को एजुकेशन देते हैं, उनकी रेगुलर जो एजुकेशन हम उन्हें देते हैं, उसके साथ हम उन्हें वार्ड्स में लेके जाते हैं। हम उन्हें एक पेशेंट से उनका तारुफ करवाते हैं, ये पेशेंट है, इसकी हालत इस वक्त ये है, ये इस कंडीशन में है, हम इसे ये मेडिसिन देंगे, उसके बाद इसकी कंडीशन ये होगी। अब जब हम उसे वार्ड में लेके नहीं जाएंगे, उसे जो मर्जी पढ़ाते रहें ऐसे ही। फिर उसके बाद हम उसे एक मॉडल दिखाते हैं, एक मॉडल ढांचा पढ़ा है जी, हम उसे एक टॉपिक पढ़ा दिया, बिल फर्ज हमने हार्ट के मुतालिक उसे पढ़ा दिया। अब हम उसे मॉडल दिखाएंगे, मॉडल दिखा के कहेंगे कि बच्चों ये एक मॉडल है, इसका ये हार्ट है, इसकी ये वेन्स हैं, ये वेन्स ये करती है, ये वेन्स ये करती है। अब जब तक हम उस स्टूडेंट्स को मॉडल नहीं दिखा पाएंगे, वार्ड्स नहीं दिखा पाएंगे, तो फिर जनाब आप उन्हें जो मर्जी पढ़ाते रहें। अब हालिया में आपके एक वज़ीर ने कहा कि हमारे PIA में 50% से ज़्यादा जो पायलट्स हैं वो गैर कानूनी हैं। उस बयान को देखते हुए इंटरनेशनल का बयान, इंटरनेशनल जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका ये कहना था कि हम पाकिस्तान के पायलट्स को अलाउ नहीं करेंगे। ये पायलट्स जो हैं ये अताई हैं, इन्होंने सीखा नहीं है, इनको हम अलाउ नहीं करेंगे। अगर पढ़ा है तो प्रैक्टिकल नहीं है। अब मुझे खदशा ये है, आप अपने पायलट्स भी बंद करवा रहे हैं, आने वाले दिनों में आप अपने डॉक्टर भी बंद करवाएंगे। ऐसे ही है, क्योंकि दुनिया ये कहेगी कि ये जो डॉक्टर पाकिस्तान से निकल के आ रहे हैं, इनकी प्रैक्टिकल नहीं है, इनका वार्ड्स नहीं है, इनकी मॉडल्स नहीं है, इनको पता ही नहीं है, रट्टा सिस्टम है। FSC तक उन लोगों ने माजरत के साथ रट्टा लगा के आगे आए हैं, रट्टा लगा हुआ है। और आगे भी ये जो लोग हैं ये ऑनलाइन क्लासेस लेके आगे आ रहे हैं, कोई सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम नहीं है, यानी कि पुख्ता नहीं है इनको बिल्कुल। उस 12 लाख रुपया साल का मेरे ख्याल से वो देते हैं मेडिकल का। 12 लाख रुपया, 12 लाख रुपया वो साल का देते हैं। और वो फिल्म देखने का अगर वो 12 लाख दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये बदकिस्मती है। पाकिस्तान में 1 घंटा वो फिल्म देखते हैं और उसका वो 12 लाख रुपया देंगे, ये तो गलत है, ये गलत है। और कभी भी वो उस लेवल के डॉक्टर नहीं बन सकते हैं जिसको हम डॉक्टर कहते हैं। पहले ही हमारा माजरत के साथ डॉक्टर का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो सबके सामने है। और बस ये बदकिस्मती है। और फिर आने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो अगर इस तरह से आएंगे तो रब रखा है जी। रब कहने का मकसद ये है मियाँ साहब का कि आवेदा आवा ही ख़राब है, इनको ठीक करने के लिए एक क्या कहते हैं, एक साइड से नए सिरे से शुरू होना पड़ेगा। मैं वो मुझे आपके प्रोड्यूसर साहब ने वो बता रहे थे का एक स्कूल जानने वाले हैं, और वो व्हाट्सएप पे बच्चों को घर बैठे ही आजकल एक पेपर भेज देते हैं। वो बच्चा घर बैठे ही उस पेपर को हल करता है और व्हाट्सएप पे एक थक्के से कैमरे के साथ फ़ोटो लेके वो भेज देता है। वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से भी ज़्यादा वो जो है वो तवीज़ लिखा होता है स्टूडेंट में, वो बाबा जी का तवीज़ होता है, वो मास्टर बेचारा जूम करके देखता रहता है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। और वो अच्छा, इसमें वैसे फेल होने का तो कोई शायबा नहीं है अगर ये सिस्टम रहे तो। घर में बुकें भी तो पढ़ी ना, जैसे किताबें पास रख के हम पेपर हल कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने एक डॉक्टर्स के MBBS के स्टूडेंट को पेपर देते हुए देखा है, उनका ऑनलाइन था। अच्छा, ऑनलाइन था, उनका एक MCQ शो होता था चंद 1 सेकंड के लिए, और उसके बाद फिर वो जो है वो रिमूव हो जाता था। एक अच्छा ऑनलाइन सिस्टम, ज़बरदस्त। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं तो हमने ग्रुप बना लिया 10-12 लड़के इकट्ठे बैठ के, और इकट्ठे बैठ के हमने वो पेपर जो है वो सॉल्व किया। यानी कि हल तो हमारी चीज़ का निकाल लेते हैं ना। अच्छा मियां साहब, आपकी बातों में से एक बात मेरे जहन में आई कि हमने देखा है कि डॉक्टर मीन्स पढ़ा लिखा आदमी, उसका अखलाक का लेवल होना चाहिए। इसके अलावा पुलिस में भी पढ़े लिखो लोग ही जाते हैं, मेरा ख्याल है। लिखा तो यही जाता है, पता नहीं वो छाजे माजे इकट्ठे क्यों तो मुझे नहीं पता। लेकिन हम किसी भी सरकारी महकमे में, खा वो वापडा हो, खा वो सुई गैस का हो, खा वो अपना सरकारी हॉस्पिटल्स हों या थाने, जहाँ भी हमें काम पड़ जाए, तो जिस ऑफिसर हम जाके मिलते हैं, अपना उनके सामने इशू पेश करते हैं, तो उसका लबो लहजा कहीं से भी नहीं लगता कि वो पढ़ा लिखा है। किसी एंगल से वो हमें नहीं लगता कि वो पढ़ा लिखा है। तो क्या ये आपके अभी जो आपने बताया लोगों को कि वो पढ़े तो हैं लेकिन उनका प्रैक्टिकल नहीं है, तो यहाँ पे आप इस सवाल का आप
थोड़ा सा रोशनी डालें इसके ऊपर। 2 मिनट दीजिएगा अमीन साहब इस पे। सबसे पहले तो ये है कि बच्चे की पहली दर्सगाह माँ की गोद है, बेशक। वो घर से सीखता है, लेकिन वो घर से ज़्यादा जो अपना वक्त देता है वो इन एजुकेशन के इदारों को देता है। ऐसे ही सुबह टाइम वो मस्जिद में जाता है, फिर उसके बाद वो स्कूल चला जाता है, फिर उसके बाद वो ट्यूशन चला जाता है, और फिर उसके बाद वो बेचारा सो जाता है। हमारी जो बेसिक है ना जी, वो ख़राब है। मसला ये है कि हम अपने बच्चे को ये सिखाते हैं कि कूड़े वाला आया, जाके कूड़ा दे के आओ। कूड़े वाला आया है, कूड़ा दे के आओ। होना ये चाहिए कि हम अपने बच्चे को कूड़े वाले हम, मैं सफाई वाला आया, सफाई वाला आया है, हम कूड़े वाले हैं। हम कूड़े वाले हैं, तो कूड़ा वो तो हमारा सफाई है, वाला है, वो तो सफाई वाला है। हम सिखाते ये हैं। अब मसला ये है जनाब कि हमने अपने बच्चे को, जब वो स्कूल में था ना, स्कूल में हमने उसे तब भी सिखा दिया मलक रियाज फार्मूला। हमने उसे सिखाया कि पाकिस्तान में मलक रियाज फार्मूला चलता है। ओहो, आप फीस देंगे, 60 की क्लास में एंट्री है, फीस नहीं देंगे स्कूल के वो गेट के बाहर खड़े हैं। ऐसे ही है। आप बैच टाई नहीं लगा के आए, 20 रुपये फ़ाइन है, फ़ाइन दो, सारा दिन क्लास में बैठो, फाइन दो। फ़ाइन नहीं दोगे, सारा दिन धूप में खड़े हो। ये हम क्या सिखा रहे हैं? मलक रियाज फार्मूला ना जी। पैसा देंगे काम होगा, पैसा नहीं देंगे काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। ऐसे ही। हमने अपने बच्चे की इब्तदा ही जो है ना जी, ये बड़ी बुरी इब्तदा की। फिर पिछले दिनों में ही 2019 में हमने बदकिस्मती से डॉक्टर्स की, आपने चूँकि वो बात अब छिड़ी हुई है, एक डॉक्टर्स में आपने देखा और वकला में हाँ, एक काफ़ी ज़्यादा इनका झींगा मामला मुश्ती जो हुई है बहुत ज़्यादा वो लाहौर। हाँ जी, गड़बड़ देखा आपने इनका, और पूरी दुनिया ने अब दिखाया भी हमें कि हम क्या चीज़ है। दिखाया भी। अब देखा ये जाए कि डॉक्टर्स जो हैं ये एक बड़ा पुरअमन शोबा है। वाह वाह वाह। इनका वाइट सूट जो है ये पीस को, हाँ, अमन को ये अमन को ये शो करता है। इनका वाइट कलर जो है पीस को, वकीलों का तो ब्लैक कोट जो है वो तो प्रोटेस्ट को शो करता है, वाइट कलर तो है ही थोड़ा सा उनमें। और लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो पूरे के पूरे पीसफुल नज़र आने चाहिए। लेकिन हमने बदकिस्मती है, डॉक्टर इरफान था शायद, वो देखा वो बेंचों पे खड़ा होकर कह रहा है कि हम इन्हें उल्टा लटकाएंगे, ये करेंगे, हम इन्हें मारेंगे, ये इनको जगह नहीं देंगे। हम बड़े पूरे पाकिस्तान ने वो नारे देखे जो उस बंदे ने लगाए, और एक इश्तिहाल फैलाया उसने। मैं दोबारा से इस मौजू को हवा नहीं देना चाहता, तो इस पर मेरे ख्याल से जो है वो इतने मतलब यही है आपके बात का, तालीम है, तरबियत नहीं है। किसी तरबियत नहीं हम करते, तरबियत की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है, ना घर वालों की ना स्कूल वालों की। ना स्कूल वालों की। हम बचपन से बच्चे को सिखाते ही नहीं है कि अदब क्या है, अदब क्या है हम सिखाते ही नहीं है। मलक रियाज फार्मूला हम सिखाते हैं, अब पैसे दो और आपका काम हो जाएगा, पैसे दो, हम पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इस वक्त जो हमारे साथ चल रहा है, हमारे बच्चे घरों में बैठे हैं और माएँ तंग आ चुकी हैं बच्चों से। और क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान में जो मतलब आप तालीमी इदारे खोल देने चाहिए? जो कोरोना की सिचुएशन है, या इतना अरसा हो गया है जितना बच्चों का हर्ज हो रहा है, तो अब खोल देने चाहिए या अभी भी नहीं? ऑनलाइन इदारे खोलने चाहिए कि अब एक अंग्रेज़ी अखबार ने हमारे बलूचिस्तान, जिसे हम कुछ समझते नहीं हैं, बलूचिस्तान में एक नाजिया नामी खातून ने, टीचर ने अपने कस्बे के बच्चों को घर में बुलाया। घर में बुला के, ये अब इंटरनेशनल मीडिया आपको कवरेज दे रहा है, इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तानियों को पता भी नहीं है, पाकिस्तानी को पता भी नहीं है। वो ये कह रहा है कि नाजिया नामी खातून ने उसे घर पे बुलाया, बच्चों को SOP के मुताबिक बिठाया, बहुत अच्छी, बैठाकर उनकी मुकम्मल जो क्लास थी वो ली, और बच्चों को तालीमी जो सिस्टम है वो बहाल किया और SOP के मुताबिक बिठाया। यार अगर वो बलूचिस्तान में रहने वाली, वो एक उस्ताद जो हैं, वो टीचर जो हैं, वो कर सकती हैं, तो आप लोग नहीं कर सकते? आपका वो जो अपना तलीमी जो आपकी मिनिस्ट्री है वो कहती है हम 2 जुलाई को खोलने जा रहे हैं, हम इस पर नजर सानी कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का VC कहता है 15 सितंबर तक आपने सोचना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, सोचना भी और नहीं है। उस वक्त भी सिर्फ सोचना है अभी उस पर भी अभी 15 सितंबर को आपने सिर्फ सोचना है, और जो अमल दरामद है वो बाद में सोचेंगे। जब ये कोरोना आया जी, हमारे कप्तान ने ये कहा कि ये एक नॉर्मल सा फ्लू है, जी जी, लिहाजा पाकिस्तान बंद कर दो। अच्छा, नॉर्मल सा फ्लू और पाकिस्तान बंद कर दो, पाकिस्तान बंद कर दो, लॉकडाउन कर दो, जमहूरी कर्फ्यू लगा दो माजरत के साथ, आना जाना बंद कर दो, फ्लाइट्स बंद कर दो, हर शय मतलब बंद हर कर चीज़ बंद हो गई है जी। चंद 1 माह के बाद मेरे कप्तान ने कहा कि ये तो बड़ा जानलेवा फ्लू है,
ये बड़ा जानलेवा बीमारी है, वायरस है। ये तो ये नहीं देखता अमीर कौन है, गरीब कौन है, बच्चा कौन है, बड़ा कौन है। ये तो भाईजान जानलेवा बीमारी। लेकिन ये चूँकि जानलेवा बीमारी है, लिहाजा मॉल्स खोल दो, निजी गैर निजी दफातर खोल दो, पार्क्स खोल दो, मॉल्स शॉपिंग मॉल्स खोल दो, दरबार खोल दो, ट्रांसपोर्ट खोल दो, और उसके बाद आपके जो सियाहत है सारी की सारी वो खोल दो। मैंने देखा है कुछ होटल्स भी खुले हुए हैं, जी जी, रेस्टोरेंट जो हैं वो पिक एंड ड्रॉप उनकी भी खोल दो, और सारा कुछ खोल दो, क्योंकि ये जानलेवा है। लेकिन तलीमी इदारे नहीं खोल, क्योंकि ये तलीमी इदारों का दुश्मन है। दुश्मन है, सिर्फ तलीमी इदारों का ही दुश्मन। तहकीक आई थी पिछले दिनों में राजा साहब कि ये वायरस जो है ए ब्लड के ग्रुप को, ए ग्रुप के जो ब्लड के लोग हैं उनको होता है ज़्यादा, ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव। हाँ जी, ए वालों को। मेरा ये ख्याल है कि ये दुनिया की तहकीक है, दुनिया वाले जाने। हमारे पाकिस्तान में ये तालीम का शौक रखने वालों को होता है, ए वालों को नहीं होता। ए वालों को नहीं होता, जैसे सब कुछ खोला हुआ है। क्योंकि ये वायरस जानता है, ये वायरस जो है पाकिस्तान में ये इंसानियत का दुश्मन नहीं है, ये तालीम का शौक रखने वालों का दुश्मन है। क्योंकि ये वायरस जानता है कि अगर इनमें तालीम ख़त्म कर दी गई तो इंसानियत खुद ही ख़त्म हो जाएगी, खुद ही ख़त्म हो जाएगी। यानी कि ये वायरस भी बड़ा प्री प्लान है। अच्छा मियाँ साहब, आपका जवाब आ गया और यकीनन लोग समझ गए होंगे कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। अच्छा मियाँ साहब, आप समझते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा हैं उनका ये साल तो ज़ाया हो गया है सर? जनाब, मैं ख़ुद भी लॉ का एक स्टूडेंट हूँ, और मैं जिस नज़र से इसे देख रहा हूँ, अभी तक एमए के, एमएससी के, एलएलबी पार्ट 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, टोटल अभी इन लोगों ने एडमिशन फॉर्म नहीं लिए। अभी पेपर होना बाकी है, नताइज आना बाकी है। तो आप खुद देखिए, 2020 मुझे ये साल जो है ये ज़ाया होता दिखाई दे रहा है बच्चों का, ये ज़िया है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। 2020 जो है मुकम्मल तौर पे BZU आपकी कहती है जी कि हम रकबे के एतबार से सबसे बड़ा इदारा जो हमारा जी यूनिवर्सिटी जामिया जो है हमारा है, उसका हाल ये है LLB का 2019 का पेपर वो 2020 में ले रही है। अब नतीजा वो इंशाल्लाह उम्मीद है बफजले खुदा 2021 में देगी, 21 में। हाँ, 3 साल में वो 1 साल कवर कर रही है। ये तो हमारा निज़ाम तलीम है, ये सिस्टम है, बस रब रखा है जी, पता नहीं कब बेहतर हो क्या हो इसका। अच्छा मियाँ साहब, ये जो 20% फीसों में कमी का ऐलान किया गया था, इसके ऊपर कितना अमल दरामद आप देख रहे हैं? ये लॉकडाउन से पहले हमारे एक चीफ जस्टिस साहब गुजरे हैं, साकिब निसार साहब। वाह वाह जी, क्या बात है। उन्होंने मेडिकल के बाबा डैम, जी बाबा डैम, वो आजकल भी मेरा मशवरा है पंजाबी का, पंजाबी में मुझे याद आ रहा है मौसम का नाम, सोन भाद्रों जिसे सोन भाद्रों आने वाला है। साकिब निसार साहब वो डैम से उठ जाएं, वो ज़रा मौसम सही नहीं होता, कहते हैं हड्डियों के लिए और सेहत के लिए वो मौसम अच्छा नहीं है। तो अभी भी सुना है वो डैम पे बैठे हैं वहाँ, तो आप उठ जाएं, मेहरबानी करें ज़रा। तो अच्छा जनाब, इस पर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि उस पर साकिब निसार साहब ने कहा कि ये मेडिकल की फ़ीसें कम की जाएँ, इस तरह है, वो तब भी नहीं हुआ। अब इन्होंने कहा 20% जो फ़ीसें हैं वो स्कूल्स और कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ ये कम करें। 20% तो बड़ी दूर की बात है, आपका एक लम्ज़ है, उसने 20% कम नहीं की, फीस 20% ज़्यादा भी नहीं की, 48% ज़्यादा कर दी। माशाल्लाह, 48% उन्होंने बच्चों की ज़्यादा। फिर वो बच्चों ने कोई एहतजाज किया, वो फिर उन्होंने जी एक वो जो है एक सफ़ा अपने अखराजात का बना के दे दिया, जी हम इसके तहत आपकी फ़ीसें ज़्यादा कर रहे हैं। वो तो फिर निकल ही आता है, जब 48% ज़्यादा कर रहे हैं वो निकल ही आता है, अखराजात तो हैं जी। मियाँ साहब, इम्तहानात के नाम पे ली गई जो फीसें जो पहले ले चुके हैं लोग, उनका क्या होने वाला है? 45 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, ये मैट्रिक के और इंटर के। 25 अरब के करीब वो रकम जिनको प्रमोट कर दिया गया। खान साहब एक नारा लगाया करते थे अपने उस वो कंटेनर पे कि हम निचले तबके को ऊपर लाएंगे। हाँ जी। अब मुझे समझ नहीं आई कि शायद वो यही निचला तबका है जो पिछले 4 साल से पास नहीं हुआ, अब वो ऊपर आ गए, ऑटोमेटिक पास हो गए, प्रमोट कर दिया ना जी उन्हें। वो पता नहीं अब खान साहब को किसी आस्थाने से
रिपोर्ट आ रही थी, पीरों से काफ़ी ताल्लुक है खान साहब का, काफ़ी बड़े बड़े पता नहीं पीरों अब से किसी आस्थाने से रिपोर्ट आ रही है कि 2020 में हाँ। ऐसा होने जा होने रहा जा है। रहा है, हाँ। आप अपने नारों में ये एक नारा रखें कि हम निचले तबके को उठाएंगे, ऊपर लाएंगे, लाएंगे। ऊपर लाएंगे। अब वो पता नहीं, ये 4 साल से मैं ऐसे बड़े तलबा को जानता हूँ जो पिछले 4 साल से उन्होंने डबल मैट्रिक कर ली है। डबल मैट्रिक, डबल MA होता है ना जी, जी वो वो मैट्रिक ऑनर कर दिया उन्होंने 4 साल, 4 साल पास नहीं हुए, लेकिन खान साहब ने उन्हें माशाल्लाह पास से करवा दिया। 2020 में पास कर दिया। शायद वो यही निचला तबका था जिन्हें वो ऊपर लाए हैं। तो ये 25 अरब के करीब जो है वो रकम है जी। ये अब 25 हुकूमत इस अरब पे के करीब? 25 अरब के करीब। अब हुकूमत इस पे खामोश है। मैं इल्तिजा करूँगा वज़ीर तालीम से इस पे कोई नोटिस लें और ये बजट को, इन पैसों को इन बच्चों को वापस किया जाए। वो कोई बड़े कोई घरानों के बच्चे नहीं हैं, एक आम पाकिस्तानी है, एक आम शहरी हैं, उन्हें उनके पैसे वापस दिए। मियाँ साहब से सवाल जवाब का करने का हमें बड़ा मज़ा भी आया, आपने भी इनकी बातों को सुना और यकीनन आपने एंजॉय भी किया होगा और आपकी मालूमात में इजाफा भी हुआ होगा। इनका जो तनकीदी जो इनका पहलू, जो इनका तनकीदी तरीका है कार है बात करने का, इसका बड़ा एंजॉय किया मैंने भी और आप लोगों ने भी किया होगा। तो सारी गुफ्तगू सुनने के बाद, सारे सवालात के जवाब लेने के बाद, अल्लामा इकबाल साहब ने एक शेर कहा था, वो कुरान करीम की आयत का उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से शेर में ढाला कि खुदा ने आज तक ऐसी कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत बदलने का। तो खुदारा अब कौम बन जाएं और अपनी हालत को बदलने के बारे में सोचें और तो इसी में बका है। नहीं तो ऐसा होगा कि खुदा न खासा कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा नाम भी ना हो दास्तानों में। तो हमारे प्रोग्राम को देखिएगा, अगर आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आए तो उसको शेयर कीजिएगा। तमाम तलीमी इदारों से मुंसलिक लोग जो हैं इसको शेयर करें ताकि ऐसे लोग जिनको इन बातों का नहीं पता, जो अभी सवालात के जवाब मेरे सामने दिए हैं, उन तक ये पहुँचें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को पुश करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कीजिए और दुआ में याद रखिए। और इंशाल्लाह मियां दानिश लाहौरी साहब को हम गाहे बगाहे अपने और प्रोग्राम्स में और इश्यूज़ पे बात करने के लिए बुलाते रहेंगे। प्रोग्राम को, हमारे चैनल को पसंद करने का शुक्रिया।